एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और अब तक आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड प्रोबेबिलिटी ये टू टॉपिक्स जो हैं इनको अभी तक केस स्टडी में क्लियर कर लिया था। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो इस टाइप की एक प्रैक्टिस और करवा दो। तो आज हम फिर से प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड केस स्टडी जो क्वेश्चन है मतलब किस टाइप से गिवन होगा। देखो, एक चीज़ तो आपको पता है कि केस स्टडी एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये आपके नॉर्मल जो बुक के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही अलग अलग सब पार्ट्स बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो आपने लॉजिक अब तक पढ़ रखे हैं ना उन्हीं को मिक्स करके अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं, उल्टा क्वेश्चन को ईजी कर रहे हैं क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, मुझे समझाना है, मैं तो आपको पूरा लिख के बताऊंगा, लेकिन पेपर में आपको डायरेक्टली इसको रफ में क्लियर करके उसके बाद टिक लगाने हैं ABCD जो भी ऑप्शन है, क्योंकि MCQ की फॉर्म में होगा और 5 पार्ट्स होंगे तो हमें 4 ही अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो चेक करो। अ NGO wants to construct a hospital in a remote area for the welfare of villagers of that area who are facing several health issues. In this construction job, अब यहाँ ध्यान से देखना, वैसे ना एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, बस हमने उसको अलग से केस स्टडी की फॉर्म में नहीं रीड किया। चलो चेक करो। इन दिस कंस्ट्रक्शन जॉब द प्रोबेबिलिटीज आर 13/20 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होने के चांसेस हैं 13/20। एक बार हम आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखो, मैं काम करता हूं, मैं E1 और E2 ये टू सिंबल्स ले रहा हूं। देखो क्या, E1 हम लिख देते हैं स्ट्राइक होना और E2 हम ले लेते हैं स्ट्राइक ना होना। ठीक है, तो हमने लिख दिया देयर इज स्ट्राइक, इसको तो हमने ले लिया E1 और देयर इज नो स्ट्राइक, इसको हमने E2 ऐड किया। आप चाहो तो E1 और E1 बार भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ये लिखोगे तो भी सही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम E1 की बात करें मतलब स्ट्राइक होने के प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो है 13/20 और स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7/20। क्लियर। अब आगे चेक करो। 4/5 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। यहां ध्यान से देखना, देयर इज नो स्ट्राइक की बात हो रही है, तो यहां पर यस इधर ध्यान दो। हम एक काम करते हैं, हम F एक सिंबल ले रहे हैं, किस चीज का, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ध्यान से देखो इधर, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, अब आगे चेक करो। ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, तो यहां समझना इधर हमने एक सिंबल लिया PF/E1 और एक सिंबल लिया PF/E2। थोड़ा आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। यस, इधर ध्यान दो। देखो F/E1, अगर आपसे पूछा जाए F/E1 का मीनिंग क्या होगा तो आपको अच्छे से पता है कि जो हमने डिवाइड में यहां लिखा है इसका मतलब वो पहले से हो चुका है। याद है आप लोगों को, पहले से हो चुका है मतलब ये गिवन केस है। तो E1 का मतलब था कि स्ट्राइक होना और F का मतलब था कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब स्ट्राइक हुई और उसके बाद क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन जॉब फिर भी टाइम पर कंप्लीट हो गई। तो इसके लिए क्वेश्चन में आगे लाइन पढ़ो, 8/25 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। दोबारा देख लो अच्छे से। यस, इधर ध्यान दो। ये कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है 8/25 किस चीज की, कंस्ट्रक्शन जॉब के पूरा होने की। कब, जब वहां पर स्ट्राइक हुई, मतलब स्ट्राइक हुई तो भी काम पूरा हो रहा है, स्ट्राइक नहीं हो रही तो भी काम पूरा हो रहा है। स्ट्राइक होने पर काम के पूरे होने की प्रोबेबिलिटी 8/25 है। तो इसका मीनिंग दोबारा सीखो। E1 का मतलब स्ट्राइक का होना, F का मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब का कंप्लीट होना टाइम पर। तो स्ट्राइक होने के बाद टाइम पर काम पूरा हो जाए, इसके चांसेस हमें 8/25 दे रखे हैं। और F/E2 का मतलब कि स्ट्राइक नहीं हुई थी
एफ का मतलब फिर भी कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ टाइम पर, स्ट्राइक ना हो और कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाए। तो ये देखो 4/5 डेट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक। तो ये है 4/5। ये तो समझ आ गया होगा। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट को बड़े आराम से पढ़ो। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इन टाइम गिवन दैट देयर इज अ स्ट्राइक। ये तो सामने ही कर रखा है बेटा, जल्दबाजी करोगे ना तो गड़बड़ होती है। आप आराम से इसका मीनिंग समझो। गिवन दैट का मतलब ये डिवाइड में आएगा, मतलब देयर इज अ स्ट्राइक। तो इनमें से हमने इवन को स्ट्राइक होना लेट किया था, और एफ का मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो इसको हम रीड क्या करेंगे, हम कहेंगे गिवन दैट देयर इज अ स्ट्राइक एंड दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे। एफ का मतलब एफ के होने की प्रोबेबिलिटी, अपॉन में इवन का मतलब कि इवन पहले से गिवन केस है, मतलब वो पहले से हो चुका है। तो स्ट्राइक हो चुकी है, उसके बाद काम का पूरा होना, मतलब 8/25 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, अब इस पर आओ, सेकेंड पार्ट। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक। बिल्कुल क्लियर, सेकेंड वाला पार्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं, 4/5। अच्छा, मैंने 4/5 लिखा हुआ है। ओके, सेकेंड पार्ट चेक करो। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सेकेंड वाला पार्ट है। क्यों? इसका मीनिंग क्या है? E2 का मतलब स्ट्राइक ना होना, F का मतलब उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन जॉब का टाइम पर कंप्लीट होना। तो ये हमें यही तो पूछ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट हो इफ देयर इज नो स्ट्राइक, मतलब ऑप्शन नंबर डी 4/5 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, थर्ड पार्ट चेक करो। द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये वर्ड सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इन टाइम। चेक करो इधर, देखो कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इन टाइम का सिंबल हमने पहले से एफ लगा रखा है, मतलब ये हमें पी एफ पूछ रहे हैं, और हमें पता है कि यहाँ पर 2 इवेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। याद है आप लोगों को? यस, पी E1 इंटू पी एफ बाय E1 प्लस पी E2 इंटू पी एफ बाय E2। ठीक है, याद आ गया? P E1 का फॉर्मूला, सॉरी आंसर 13/20, पी एफ बाय E1 का आंसर 8/25, पी E2 का आंसर 7/20 इंटू 4/5। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे, ये 500 है, ये 100 है, तो 500 ऊपर आ जाएगा 104 प्लस 7 इंटू 4 28, और 28 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 244/500, और 4 के टेबल पे कट हो रहा है तो 61/125, 61/125 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट करो इसको। ओके, फोर्थ पार्ट चेक करो। इफ कंस्ट्रक्शन जॉब is completed in time, then the probability that there is strike during construction। अब ये चेक करो, ये हमें ये बात बता रहे हैं if construction job is completed in time। if का मतलब ये गिवन केस है, हमें क्या फाइंड करना है, that there is a strike during construction work। अब चेक करो इधर, यानी ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, E1/F। ऐसा क्यों कह रहा हूं, खुद ही सोच के देखो। E1/F का मतलब क्या होना चाहिए, भी जो नीचे लिखा है वो पहले हो चुका है, सही है। F का मतलब क्या है, हमने यहाँ क्या लिखा था, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये बात हमें यही बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो इसका मतलब ये तो गिवन है, और E1 का मतलब हमें क्या फाइंड करना है कि देयर इज अ स्ट्राइक, इसकी प्रोबेबिलिटी, और हमसे वही पूछ रहे हैं, मतलब ये गिवन केस है, ये हमें फाइंड करना है। समझ आ गई बात अच्छे से?
और इसको हम बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, P E1 इंटू पी एफ बाय E1 होल डिवाइड में P E1 इंटू पी एफ बाय E1 प्लस P E2 पी एफ बाय E2। अब कैलकुलेशन में हमारा टाइम बचेगा थोड़ा सा, क्यों? जैसे यहां पर है P E1 का आंसर वो देखो चेक करो 13/20 और P F बाई E1 का आंसर है 8/25। ये हमने अभी 2 मिनट पहले ही सॉल्व किया था और इसका आंसर आया था 61/125। सही है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो ये 4 के टेबल पे कट हो जाएगा, 4 इंटू 2 पे हो जाएगा और ये 4 5 सा 13 इंटू 2 26, नीचे ये 125 आएगा और ये 125 से कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में 61, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब इसको नोट करो। ओके, फिफ्थ पार्ट चेक करो। इफ कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड इन टाइम देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो स्ट्राइक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। जो भी लास्ट पार्ट किया है उसमें यहां पर बस स्ट्राइक पूछा था, इसमें नो स्ट्राइक पूछा हुआ है, बाकी सारा सेम है ना। तो इसमें क्या करेंगे, P वहां तो E1 बाई एफ लिखा था, यहां E2 बाई एफ। क्या आंसर होगा इसका? यस, P E2 इंटू पी एफ बाई E2 होल डिवाइड में वही सेम P E1 P F बाई E1 प्लस P E2 P F बाई E2। चलो चेक करो, इसका आंसर 7/20 इंटू पी एफ बाई E2 का आंसर 4/5 होल डिवाइड में ये तो वही है, इसका आंसर क्या आया था 61/125। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन में 100 इंटू में इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में यहां पर लिखें। सही है। अब ये 25 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, देखो 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 7 पे, तो 7 इंटू 5 35 5 61। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? वैसे हमें पेपर में 4 ही पार्ट करने होंगे, लेकिन हमने 5th वैसे ट्राई करके देख लिया हमारी नॉलेज के लिए। पता लग गया अच्छे से? ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन अपने आप जरूर ट्राई करना, नहीं तो इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन सिंबल्स को लेकर होती है भी, कहाँ P E1 लिखना है, कहाँ P E बाई F1 लिखना है या E1 बाई F लिखना है। तो वो प्रैक्टिस जब खुद करोगे ना, खुद अपने हाथ से करोगे, तब आपको याद रहेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं एक और केस स्टडी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।